जीवों में जनन कैसे होता है। तो आज हम जानेंगे कि जो है जीव में जनन कैसे होता है। जीव का अर्थ यह होता है पादप तथा जंतु। पादप तथा जंतु दोनों जो है आपका जीव में आते हैं। तो जनन के लिए पौधों में जो है जनन लैंगिक अलैंगिक और कायिक जनन होता है, लेकिन जंतुओं में जो जनन है वह जनन जो है दो लिंग आपस में भाग लेते हैं। एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। तो नर और मादा जो है आपस में मिल करके जो है जनन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधों में जनन कैसे होता है। पौधों में जनन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम यह जानें कि जो है जीव जनन क्या है। जनन क्या है? तो जनन का अर्थ यह होता है कि समस्त प्राणी या समस्त जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं। तो मूल बात यह है कि हमको पढ़ना है पादप के बारे में पढ़ना है कि पादप कैसे जो है जनन करता है, उसके विषय में पढ़ना है। आइए हम पढ़ते हैं पादपों में जनन कैसे होता है। तो यह जो है यह अब है विभिन्नता। हम विभिन्नता के बारे में देखेंगे कि जो है विभिन्नता क्या है। विभिन्नता जो है यह होता है कि जैसे यह विभिन्नता जो है जीवों में अलग अलग होती है। जैसे हर जीव का रंग, ढांचा, रूप, रंग, आकार जो है अलग अलग होता है। उस तरह से हम किसी भी जीव को आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि हर जीव का जो रंग है, रूप है, आकृति है, अगर यह अलग अलग नहीं होता तो हम आसानी से पहचान नहीं सकते। इसलिए सबका जो है रंग रूप सब जो है अलग होता है। हमारे पृथ्वी पर 84 लाख प्रकार के जीव उपस्थित हैं, जिनमें सबका जो है डीएनए अलग अलग होता है और सब में डीएनए की संख्या अलग अलग होती है, जिसके फलस्वरूप हम किसी भी जीव को आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं पौधों में जनन। तो पौधों में जनन जो है हम आप बता रहे हैं कि पहला है विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे अनेक जीवाणु, प्रोटोजोआ कोशिका विभाजन द्वारा सामान्य 2 बराबर भागों में विभक्त होती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी तल से ही हो जाता है। जैसे अमीबा में जो है क्रिस्टी होती हैं, बिलाई होते हैं, वह जो है इनमें अमीबा में आप देख रहे हैं अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। यह जो है जितने उनके जो उभार हैं, क्योंकि यह एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय प्राणी होने के कारण जो है इनका शरीर कहीं से भी कट जाता है, पड़ जाता है, वहीं से वह जो है कटा हुआ भाग जो है नए जीव का जो है निर्माण कर लेता है। क्योंकि अमीबा में एक ही कोशिका प्राणी है, यह सरलतम जीव है, पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव हैं। इसलिए यह अमीबा जो है हम अपनी आँख से भी नहीं देख सकते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीव है, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम उनको देख सकते हैं, अन्यथा हम उनको देख नहीं सकते। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, यूग्लिना में भी यही सिस्टम है। यूग्लिना को हम जो है जल और वनस्पति के बीच की पीढ़ी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके फलस्वरूप हम उसको जो है
पादप भी कह सकते हैं और जीवों की समान संरचना कार्य करता है, इसलिए हम उनको जो है हम जो है अभी अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे। अमीबा का चित्र आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम अमीबा का जो चित्र क्या है, वह सेकेंड टाइम जो है अमीबा जो है कैसे परिवर्तित हो रहा है, और थर्ड टाइम आप देख रहे हैं कि जो है चित्र में देखिए ध्यान से कि जो है कैसे उसका आकार बदल रहा है। और चौथे स्टेप में आप देख रहे हैं कि यह अमीबा जो है 2 भागों में बंटने के लिए तैयार है। और 5वें स्टेप में आप देख रहे हैं कि यह चित्र के अनुसार जो है यह अमीबा जो है 2 भागों में विभक्त हो जा रहा है। तो यह हमने क्या पढ़ा, विखंडन के द्वारा। विखंडन के द्वारा जो है अमीबा में कैसे जो है प्रजनन होता है। दूसरा है इसी में जो है यूग्लिना है। यूग्लिना या लिस्मानिया में हम कैसे देखेंगे कि जो है द्विज विभाजन कैसे होता है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि उसका जो चित्र कैसा है, और सेकेंड टाइम आप देख रहे हैं कि उनमें जो है फ्लैजिला निकल गया है और वह कोशिकाएँ जो है 1 से 2 भागों में बट गई हैं। और फिर फोर्थ स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये जो कोशिकाएँ हैं वह 2 भागों में बट गई हैं। और फिफ्थ में आप देख रहे हैं कि जो फ्लैजिला है बड़े बड़े हो गए हैं और नीचे की तरफ से वह उनका शरीर जो है फट रहा है। और अगले स्टेप में आप देखेंगे 6वें स्टेप में यह जो लिस्मानिया या यूग्लिना है, यह जो है इस तरह से जो है वह विखंडन द्वारा जो है अपने शरीर को चेंजिंग कर दे रहा है। ऐसे जो है विखंडन एक निर्धारित दर से होता है। जैसे भी आप देखेंगे स्फुटन जब होता है पौधों के फलों में, जैसे आप देखेंगे मटर का पौधा है, उसमें फली है, जब वो पक जाती है तो एक तरफ से वह क्या हो जाती है, फट जाती है। और फटने के पश्चात उसके अंदर का जो बीज है वो बीज जो है बाहर निकल जाता है। उसी तरह से जीवों में भी जो है यह सब जो है होता रहता है। अब दूसरा है खंडन विधि। खंडन विधि का अर्थ यह होता है, जैसे खंडन विधि में जो है यह तालाब, झीलों, गहरे पानी में दिखाई देने वाले तंतु हैं। यह सरल संरचना वाले बहुकोश की जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। जैसे स्पायरोगायरा है, विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है और यह टुकड़े खंड वृद्धि करके जो है अपने शरीर से को जो है वृद्धि विकास करके जो है 1 से 2, 2 से 4 बना लेते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ लिए कि जो है अब हम पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का अर्थ यह होता है, पुनरुद्भवन से ही हम समझ पाएंगे कि पुनरुद्भवन क्या है। पुनरुद्भवन का अर्थ यह होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि किसी अंग का हट जाने के बाद फिर पुनः वही अंग वापस आ जाना ही जो है क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्ध मतलब पुन माने पुनः, रुद्भवन मतलब अपने अंग को प्राप्त करना है, ये पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे छिपकली आप देखे होंगे, छिपकली का जो पूँछ है, पूँछ में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। उसकी पूँछ कहीं पर कट जाती है या कोई शिकार आता है उसको पकड़ना चाहता है तो अपनी पूँछ को ऐंठ करके क्या कर देती है, तोड़ देती है। और तोड़ करके वह फिर जो है क्या करती है, आगे भाग जाती है और जो उसके शत्रु है वह उसको देखते ही रह जाते हैं और छिपकली अपने आप भाग जाती है। उसी तरह से आप देखे होंगे हाइड्रा में भी वही सिस्टम है। जो उसका मुकुल है वह मुकुल जो है टूट जाता है और टूटने के फलस्वरूप फिर पुनः जो है नया मुकुल निकल जाता है और जो टूटा हुआ मुकुल है वह मुकुल जो है फिर नए हाइड्रा का जन्म ले लेता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि यह जो है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है। तो प्लेनेरिया में जो है कैसे होता है, हम आइए चित्र के अनुसार देखते हैं कि प्लेनेरिया का यह जो चित्र है इसमें जो है पुनरुद्भवन कैसे होता है। यह प्लेनेरिया जो है, एक प्लेनेरिया जो है यह 3 खंडों में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 खंडों में यह जो है विभाजित हो जाती है और यह कट करके फिर पुनः विकसित होकर के इस रूप में आती है और फिर पुनः अपने पूर्ण रूप को धारण कर लेती है। और जो यह बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग जो है फिर पुनः यह कटा हुआ भाग है, यह वृद्धि विकास
विकास करके आप चित्र में देख रहे हैं कि यह फिर अपना कैसा रूप पकड़ रहा है और लास्ट में यह जो है पूर्ण रूप से अपना पूर्ण शरीर को धारण कर ले रहा है। उसी तरह से यह थर्ड जो कटा हुआ भाग है और फिर आप देख रहे हैं कि यह विकसित होकर के कैसे प्राप्त होता है और फिर पुनः यह जो है अपने पूर्ण शरीर को धारण कर लेता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लूमेरिया में जो है पुनर्भवन की क्षमता कैसे होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे मुकुल। मुकुलन क्या है? मुकुलन का अर्थ यह होता है, मुकुल माने होता है बाइबडिंग, कलिकाएँ। जैसे सिलेंड्रेटा संघ की प्राणी है, सिलेंड्रेटा का संघ प्राणी जो है क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा का चित्र आप देख रहे हैं कि हाइड्रा का चित्र जो है पेड़ के समान होता है, उसमें शाखाएँ निकली होती हैं और 5 जो है उसमें दंश कोश का प्रश्न इसमें से आता है कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो दंश कोशिका जो है हाइड्रा के पौधे में पाई जाती है। जो अंगुली समान आप चित्र में इसकी संरचना देख रहे हैं, यह जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं ये 5 अंगुलियां हैं। अगर यह खड़ा होकर के समुद्र में तैरता है और जब भी कोई भोजन का टुकड़ा आता है, यहाँ पर जो है इस चित्र में देखिए, यहाँ पर जो है मुख होता है और यह अपने 5 दंश कोशिकाओं से उस आहार को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और जकड़ करके उनको दंश कोशिकाएँ उनको क्या कर देती है? मार देती हैं और मारने के फलस्वरूप फिर वह पुनः अपने आहार नाल में उसको डाल देते हैं। लेकिन हमें बात चल रही है मुकुलन की प्रजनन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें नीचे की तरफ यह देख रहे हैं मुकुल है, कलिकाएँ हैं। यह कलिकाएँ विकसित होकर के आप इस चित्र में देखिए बड़ी बड़ी कलिकाएँ खड़ा होकर के चलते हैं और कभी जो है यह किसी आधार से टकरा जाते हैं या कोई जीव जंतु इससे आकर के टकरा जाता है और टकराने की फलस्वरूप आप देखते हैं कि जो है यह जो कलिकाएँ हैं, यह कलिकाएँ जो है क्या होती हैं? टूट जाती हैं और टूटने की फलस्वरूप यह जो है जो अभी हमने बताया था जो है प्लूमेरिया में कैसे जो है नए जीव का विकास होता है, उसी तरह से यह भी टूट करके फिर अपने जो है पूर्ण हाइड्रा का जन्म ले लेते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ लिए क्या वह मुकुल द्वारा जो है कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का अर्थ यह होता है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियाँ आदि परिस्थितियों में विकसित होकर के नए पौधे को जन्म लेती हैं। अधिकतर जंतुओं में विपरीत एकल क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में होता है, जैसे पर्तन है, कमल है, रोपण विधि द्वारा हो जाता है। कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है, जैसे धान है, गुलाब है, गन्ना है, अंगूर है, ये सब उनके उदाहरण हैं कि इनके तना को हम काट करके जमीन में लगा देते हैं और उससे जो है नए पौधे का विकास हो जाता है। यह उसके किसी भाग से हम कर देते हैं। जैसे अभी ये चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र जो है ब्रायोफिल्म का चित्र है, अजूबा जिसको बोलते हैं, अजूबा का यह पत्ती है। अगर अजूबा की पत्ती को ब्रायोफिल्म की पत्तियों का जो एक कोर है, कोर स्पर्शी होते हैं और इनकी पत्ती अगर अचानक टूट जाती है और टूट करके पृथ्वी पर चली जाती है, इसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके किनारे किनारे पर ऊपर नीचे सब जो है क्या है, ये देख रहे हैं कलिकाएँ निकल करके यह जो है फिर पुनः नए पौधे का विकास कर लेती हैं। यही इनकी कलिकाएँ हैं, वही कलिकाएँ विकसित होकर के न्यू पौधे का जो है क्या कर लेते हैं? जनरेशन कर लेते हैं। अभी मनी प्लांट का भी वही सिस्टम है। जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट को भी तोड़ करके अगर आप कहीं भी लगा देंगे तो उसकी पत्तियाँ जो है विकसित होकर के नए मनी प्लांट का जो है निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए जो है खंडन द्वारा और ऊतक। अब हम पढ़ेंगे जो है बीजाणु द्वारा, बीजाणुओं द्वारा। तो बीजाणु द्वारा हम कैसे जाने, बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे राइजोपस का कवक जाल। ये जनन के भाग में नहीं है परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं और ये गुच्छ बीजाणुधानी जिसमें विशेष कोशिकाएं और बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं। बीजाणु के चारों ओर
एक छोटी वृत्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। नम सतह पर संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। अब यह जनन की विधि जो है हम चर्चा करेंगे कि नई पीढ़ी का सृजन केवल एक ही जीव द्वारा होता है, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो राइजोपस में जो है बीजाणुओं द्वारा जो है क्या होता है, जनन होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो विशिष्ट या भागीदारी होती है। न तो केवल एक बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी नए चूजे का उत्पन्न कर सकती। कहने का अर्थ यह है कि हर जीवों में जो है नर और मादा अलग अलग होते हैं। वह नर चाहे तो संतान उत्पन्न अकेले नहीं कर सकता है और मादा चाहे तो वह अकेले संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसमें जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में नर गैमीट और मादा गैमीट आपस में जो है भाग लेते हैं और भाग लेने के फलस्वरूप उनमें जो है जायगोट का निर्माण होता है और वह जायगोट जो है वृद्धि करके शिशु का निर्माण करता है। यही जो है लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन इसलिए अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। आवृत बीजी के जननांगों में पुष्प में अवस्थित होते और यह पुष्प के विभिन्न भागों, जैसे मैंने पढ़ लिया है बहुत पहले, आप जानते हैं कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे कि जो है ये पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो प्रजनन में केवल मात्र जो है नर और मादा दो ही भाग लेते हैं। बाह्य दल और दलपुंज का कोई कार्य नहीं है, लेकिन वह साथ में उपस्थित रहते हैं। लेकिन बाद में प्रजनन के फलस्वरूप यह जो है क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और फिर यही अंडाशय जो है विकास करके नए फल और बीज का निर्माण करता है। अभी हम चित्र की सहायता से देखेंगे कि जो है चित्र में कैसे पुष्पी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में जो है जनन होता है। तो आप चित्र की सहायता से आप देख लिए हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यह जो स्टेमेन है यह इस पुष्प का नर भाग है। यह सब देख रहे हैं ना, यह नर भाग है, 3 इधर है और 3 इधर है। यह पुष्प जो है किसका है, पुष्प यह जो है सरसों का है, ब्रिस्का कंप्रेस्टिस जो इसका जो जीव वैज्ञानिक नाम है। इसमें आप देख रहे हैं इसको एलिस और टीएस। एलिस टीएस क्या है, एलिस टीएस का अर्थ यह होता है, टीएस का अर्थ यह होता है कि किसी पुष्प को या पौधे को या तना हो चाहे जड़ हो या पत्ती हो, अगर हम उसको पट काटते हैं, क्षैतिज काटते हैं, उसको हम टीएस बोलते हैं। और उस पौधे के तने को या पत्ती को या फूल को अगर हम खड़े खड़े बीज से चीर देते हैं, उनको हम एलिस कहते हैं। तो यह चित्र जो आप देख रहे हैं यह सरसों का जो है एलिस है। इसमें आपको दिखाया गया है स्टेमेन्स को दिखाया गया है, नर भाग को दिखाया गया है और मादा भाग को दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं यह जो ऊपर भाग है गुंबद के समान यह वर्तिकाग्र है और उसके नीचे ये गर्दन आप देख रहे हैं यह वर्तिका है और उसके नीचे जो है आप देख रहे हैं ये गोल संरचना है। यह चित्र में आप देखिए ध्यान से, यह जो गोल संरचना है यह गोल संरचना जो है क्या है, अंडाशय है। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं काला काला सा पत्ती के समान हरे हरे रंग का, यह जो है क्या है, बाह्य दलपुंज है। और ये जो चौड़ा चौड़ा भाग देख रहे हैं लाल रंग का, ये सब देख रहे हैं फैला हुआ है, यह जो है दलपुंज है। और ये जो है परागकोश है, ये परागकोश आप देख रहे हैं 3 इधर है 3 इधर है, 6 होते हैं, 4 बड़े होते हैं 2 छोटे होते हैं। अब क्या होता है कि जब पुष्प जो है मैच्योर हो जाता है, ये पुष्प उभयलिंगी है। उभयलिंगी का अर्थ यह होता है एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, उनको हम उभयलिंगी कहते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, एक पुष्प में मात्र नर ही होता है या तो मादा ही होता है, उसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो यह द्विलिंगी पुष्प है। जब इनमें प्रजनन का समय हो जाता है, ये दोनों मैच्योर हो जाते हैं, बड़े एडल्ट हो जाते हैं, पुष्प एडल्ट हो जाता है, तो ये स्टेमेन जो है टूट करके या इसके वर्तिकाग्र पर आकर के बैठ जाता है और जो है परागकण की जो प्रक्रिया
प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो है क्या होती है, शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो स्टैमेन है यह जो है पराग नलिका से होती हुई, यहाँ पर आप देख रहे हैं पराग नलिका से होती हुई यह जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह इसकी बीजांड के पास आता है और बीजांड के पास जो है अंडे हैं, अंडाशय हैं, उसमें से जो अंडे बने हुए हैं वह जो है पूतंतु यह आकर के यह जो है क्या करता है, इनके बीजांड से या अंडाशय से मिल जाता है, अंडे से मिल जाता है और प्रजनन क्रिया जो है क्या होती है, संपन्न हो जाती है। जैसे अभी आप देखिए पपीता है, तरबूज है, ये सब जो है क्या है, एक लिंगी प्राणी है। पपीता अगर कई पपीता आप लगा देते हैं एक जगह तो आप देखते हैं उसमें कुछ पपीता जो है फल उसमें नहीं लगता है। इसलिए लगता नहीं है क्योंकि जो है नर मादा जब एक जगह हो जाएंगे तो उसमें फल का निर्माण नहीं होगा, इसलिए पपीता को दूरी बना करके लगाना चाहिए। तो हम यह आज पढ़ लिए पौधों में जनन कैसे होता है, 3 प्रकार से होता है, कायिक जनन और जो है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसमें हम पढ़ लिए कि जो है पुष्पों में प्रजनन कैसे होता है। तो यह जो है हम परागण के विषय में पढ़ लिए और जो है कैसे क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे अब सिस्टम से वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण कैसे होता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र जो है, चित्र आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है जो स्त्री केसर है और पुमंग है, यह परागकण जो है जब उस पर टूट करके उसकी वर्तिकाग्र पर गिरता है तो यह जो परागनली है, यह परागनली से होता हुआ, यह आप देख रहे हैं कि परागनली से होता हुआ यहाँ पर आकर के मादा युग्मक जो है, यहाँ पर मादा युग्मक से जाकर के वह क्या होता है, मिल जाता है और मिलने की फलस्वरूप जब वह मिल जाता है तो और जो परागकण हैं वह सब परागकण जो है क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और उसके बाद जो है पुंकेसर वर्तिकाग्र प्राय मुरझा करके गिर जाते हैं और उसके बाद जो है वह बीज में या भावी पौधा में भ्रूण जो है होता है और जिसकी परिस्थिति से वह नए पौधे का विकास हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रक्रम में वह जो फल है विकसित होकर के यह जो है अंकुरण कर लेता है। तो यह भी आप जो पढ़ लिए कि निषेचन के पश्चात जो है युग्मनज अनेक भागों में विभाजित होते हैं और बीजांड जो है भ्रूण में परिवर्तित होता है और बीजांड एक कठोर विकसित आवरण का विकसित कर लेता है और वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।